नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम उस अनदेखी दुनिया के नियमों को डिकोड करने वाले हैं जो सच कहूं तो हमारी पूरी असलियत को चला रहे हैं। मतलब सोचिए जरा, राशन का सामान खरीदने से लेकर हमारे बुनियादी सर्वाइवल तक हर एक चीज एक छुपे हुए आर्थिक मैट्रिक्स और उसके नियमों से बंधी हुई है। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे बैंक अकाउंट में जो नंबर्स दिखते हैं क्या वो सच में असली हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी असल में आर्थिक भ्रम और कठोर गणितीय ताकतों के एक अदृश्य जाल द्वारा कंट्रोल की जा रही है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, स्कार्सिटी और अदृश्य हाथ। सबसे पहले इस बुनियादी नियम को समझते हैं जो हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं से जुड़ा है। अगर ध्यान से देखें तो इस यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा ग्लिच है, एक तकनीकी खामी है। हमारी इंसानी ख्वाहिशें तो अनलिमिटेड हैं, राइट? लेकिन इस दुनिया में जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। सबके लिए ना तो बड़े बड़े घर मौजूद हैं और ना ही अनलिमिटेड समय है। बस इसी टकराव को हम स्कार्सिटी या कमी कहते हैं, और यही वो चीज़ है जो हम सबको मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर करती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रवि नाम का एक स्टूडेंट है, उसके पास समय कम है। अब या तो वो दोस्तों के साथ नई वेब सीरीज देख ले या फिर कल के एग्जाम की तैयारी कर ले। अगर उसने वेब सीरीज चुनी तो एग्जाम के मार्क्स तो हमेशा के लिए कुर्बान हो गए। अर्थशास्त्र में इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मतलब किसी भी चुनाव की असली कीमत वो चीज है जो हम उसे पाने के लिए हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। और ये एडम स्मिथ के अदृश्य हाथ यानी इनविजिबल हैंड के सिद्धांत को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है। सोचिए, बारिश से प्याज की सप्लाई गिरी। अब लोगों की मजबूरी और भारी डिमांड के कारण दाम अपने आप 20 रुपए से 100 रुपए पहुंच गए। फिर क्या हुआ? ज्यादा मुनाफे के लालच में सारे किसानों ने सिर्फ प्याज उगाना शुरू कर दिया। सप्लाई बढ़ी और दाम वापस गिरकर 10 रुपए पर आ गए। यहां कोई डिक्टेटर नहीं बैठा है जो दाम तय कर रहा है, बस हमारी इंसानी जरूरतें खुद ब खुद कीमतों को रेगुलेट कर देती हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, पैसा, बैंकिंग और भ्रम। चलिए इस बात पर थोड़ा सवाल उठाते हैं कि क्या वैल्यू की कोई फिजिकल असलियत होती भी है, और ये सामान के बदले सामान वाले बार्टर सिस्टम से हम यहां तक कैसे पहुंचे। सच कहूं तो पैसा सिर्फ एक विश्वास है, इतिहास के उन पत्थरों से लेकर सोने के सिक्कों तक और आज हमारी मोबाइल स्क्रीन पर दिखने वाले उन डिजिटल नंबर्स तक करेंसी की अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। ये लिटरली सिर्फ हमारे भरोसे पर चल रही है। अगर देश का सेंट्रल बैंक आज अचानक कह दे कि कोई खास नोट अब लीगल नहीं है, तो वो कल सिर्फ एक कचरे का टुकड़ा होगा और कुछ नहीं। और यहीं से बैंकिंग का सबसे बड़ा भ्रम सामने आता है, जिसे फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहते हैं। मान लीजिए अमित बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लेता है। आपको क्या लगता है बैंक मैनेजर किसी तिजोरी से कैश निकाल कर देता है? बिल्कुल नहीं। वो बस अपने कंप्यूटर पर कुछ जीरो टाइप करता है और बूम, नया पैसा हवा से तुरंत पैदा हो जाता है। बैंक असली कैश नहीं बांटते, वो लिटरली कर्ज के रूप में पैसे को इन्वेंट करते हैं। सेक्शन 3, जीडीपी और छिपी हुई इकोनॉमी। अब उस अल्टीमेट ग्लोबल स्कोरबोर्ड की बात करते हैं जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के अर्थशास्त्री किसी देश की अर्थव्यवस्था का आकार नापने के लिए करते हैं। तो ये स्कोरबोर्ड है जीडीपी। जीडीपी इसका सीधा सा फॉर्मूला है खपत, निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात का जोड़। और जीडीपी की ग्रोथ सीधे तौर पर हाई प्रोडक्टिविटी से जुड़ी होती है। इसी फॉर्मूले को मास्टर करके ही भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाया है। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीफ अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने जीडीपी की एक बहुत बड़ी खामी को उजागर किया। मीना जैसी एक होम मेकर जो बिना थके दिन भर परिवार के लिए काम करती है, हमारी इकोनॉमी उसके काम की वैल्यू को शून्य मानती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई केमिकल फैक्ट्री जहरीला धुआं और पानी छोड़कर नदियां प्रदूषित कर रही है, तो उस फैक्ट्री का मुनाफा देश के स्कोरबोर्ड को बढ़ा देता है ना अजीब? चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, महंगाई और टैक्स का बोझ। अब उस खामोश चोर की बात करते हैं जो हमारी तिजोरी से तब भी पैसा निकाल रहा होता है जब हमें लगता है कि हमारा पैसा बैंक की फिक्स डिपॉजिट में बिल्कुल सेफ है। इसे रघुराम राजन के मशहूर डोसा इकोनॉमिक्स से समझते हैं। बेचारा अमित सोचता है कि वो बहुत अच्छी सेविंग कर रहा है क्योंकि बैंक उसे 10% का ब्याज दे रहा है। लेकिन अगर उसके पसंदीदा डोसे की कीमत मार्केट में 12% बढ़ जाए तो कागजों पर तो अमित के नंबर्स बढ़ गए, लेकिन असलियत में वो पहले से ज्यादा गरीब हो गया है। यही महंगाई का वो भ्रम है जो मिडिल क्लास को कभी अमीर नहीं होने देता। और जब कोई सेंट्रल बैंक बिना सोचे समझे अंधाधुंध पैसा छापने लगता है तो कीमतें रॉकेट बन जाती हैं।
जिम्बाब्वे की हाइपर इन्फ्लेशन इसका सबसे डरावना उदाहरण है। वहां $100 ट्रिलियन के नोट से एक बेड खरीदना भी नामुमकिन हो गया था। जब बहुत सारा पैसा उतने ही लिमिटेड सामान का पीछा करता है तो सिर्फ और सिर्फ महंगाई का धमाका होता है। अब जरा टैक्स के इस मैट्रिक्स को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखते हैं। प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स अमीरों पे ज्यादा लगता है, ये बात तो सही है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी बहुत रिग्रेसिव हो सकता है। मतलब 50 रुपए के स्नैक पर एक अरबपति और एक दिहाड़ी मजदूर दोनों बिल्कुल बराबर टैक्स चुका रहे हैं। अगर गणित के हिसाब से देखें तो उसी सामान के लिए उस मजदूर की छोटी सी कमाई पर इस टैक्स का बोझ कहीं ज्यादा भारी पड़ता है। सेक्शन 5 लेबर मार्केट और सैलरी का फासला। ये वो जगह है जहां हम अपना समय और अपनी स्किल्स एक प्रोडक्ट की तरह बेचते हैं। पर कॉर्पोरेट सिस्टम हर इंसान को इतनी अलग अलग अहमियत और रिवॉर्ड क्यों देता है? यहां कैपिटलिज्म का एक बहुत ही कड़वा सच सामने आता है। कोई भी सीईओ किसी आम एम्प्लॉय से 300 गुना ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। तो फिर इतनी ज्यादा सैलरी क्यों? क्योंकि सैलरी इस बात से तय नहीं होती कि आप मेहनत कितनी कर रहे हैं। सैलरी इस बात से तय होती है कि मार्केट में आपकी स्किल्स की सप्लाई कितनी कम है और आपको रिप्लेस करना कितना मुश्किल है। अब महंगाई को मात देने के लिए लोग उतरते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के कसिनो में, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और क्रिप्टो जैसे विकल्पों में। लेकिन यहां रिस्क और रिटर्न का एक अल्टीमेट नियम काम करता है। जहां भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलने की गुंजाइश होगी, वहां पैसा पूरी तरह से डूबने का रिस्क भी उतना ही बड़ा होगा। बिल्कुल। छठा और आखिरी सेक्शन जाल, बाजार और सिस्टम्स। ये इस विश्लेषण का सबसे गहरा और मनोवैज्ञानिक हिस्सा है। फ्री मार्केट होने के बावजूद भी आखिर गरीबी लगातार क्यों बनी हुई है? तो यहां सबसे अहम बात यह है जो पुअर इकोनॉमिक्स की रिसर्च से साबित हुई है। गरीबी ना दिमाग पर एक बायोलॉजिकल स्ट्रेस पैदा करती है और ये स्ट्रेस इंसान को भविष्य के लिए इन्वेस्ट करने से रोकता है। उसे मजबूर करता है कि वो आज की छोटी सी खुशी या तुरंत राहत देने वाली चीजें खरीद ले। सच तो ये है कि गरीबी में सबसे बड़ी कमी पैसों की नहीं होती, एक बेहतर कल की उम्मीद की होती है। देखा जाए तो हम इंसान अंदर से बहुत ही इर्रेशनल यानी तर्कहीन होते हैं। कल के बड़े फायदे के लिए आज की छोटी सी खुशी छोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। इसे हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग कहते हैं। और दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, वो हमारे इन्हीं मनोवैज्ञानिक बायसेस का जमकर फायदा उठाती हैं ताकि हम बिना रुके बस लगातार खपत करते रहें। ग्लोबल लेवल पर देखें तो पूरी दुनिया मुख्य रूप से 3 आर्थिक मॉडल्स पर चलती है। कैपिटलिज्म बहुत सारा इनोवेशन लाता है लेकिन मोनोपोली भी खड़ी कर देता है। दूसरी तरफ सोशलिज्म समानता तो चाहता है लेकिन आगे बढ़ने का जो इंसेंटिव होता है उसे ही खत्म कर देता है। और फिर हैं भारत जैसे देश जो एक मिक्स्ड इकोनॉमी पर चलते हैं, जहां विशाल कॉरपोरेट कंपनियों और सरकारी अस्पतालों दोनों के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाकर रखा जाता है। तो अंत में इस पूरे स्ट्रक्चर को देखने के बाद एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल उठता है। अगर ये पूरा आर्थिक मैट्रिक्स सिर्फ कुछ नियमों का एक खेल है, तो क्या हम जानबूझकर ये गेम खेल रहे हैं या फिर ये गेम हमारे दिमाग से खेल रहा है? अब इस दुष्चक्र में फंसना बंद करने का समय आ गया है। जब तक हम इस फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को मास्टर नहीं करेंगे, तब तक इस मैट्रिक्स के कंट्रोल से बाहर आना नामुमकिन है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।